हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी अनस्टॉपेबल्स। एनसीईआरटी के थ्रू जो हम आर्ट एंड कल्चर कवर कर रहे हैं उसमें फिलहाल हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है पोस्ट मॉडर्न पीरियड। लास्ट सेशन जो हमारा रहा उसमें हमने पोस्ट मॉडर्न पीरियड से जुड़े हुए स्कल्पचरल आर्ट के बारे में जाना। लेकिन पोस्ट मॉडर्न पीरियड में आपको केव आर्किटेक्चर में भी काफी डेवलपमेंट्स देखने को मिलेंगे, जिसे हम आज के इस एपिसोड में कवर करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। नाउ द थिंग इज, यहाँ पे पोस्ट मॉडर्न पीरियड जो है उसमें केव आर्किटेक्चर काफी अलग आपको देखने को मिलेगा। डिजाइन जो है वो काफी बदलता हुआ नजर आएंगे। उन सारी चीजों पर हम बात करेंगे। स्लाइड्स में लिखा तो बहुत कुछ आपको दिखेगा, लेकिन उसमें कुछ महत्वपूर्ण जानकारी को ही हमें याद रखना है एग्जाम्पल्स के रूप में, ठीक है। तो सेशन स्टार्ट करने से पहले आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पे अनअकैडमी प्लस के सब्सक्रिप्शन पर एक ऑफर चल रहा है जो कि कल तक वैलिड है, यानी कि 12 जुलाई तक। उसके बाद सब्सक्रिप्शन के जो प्राइसेस हैं वो बढ़ जाएंगे। फिलहाल आप यहाँ पे 19,999 में अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, और इस ऑफर को अवेल करने के लिए आप यूज कर सकते हैं रेफरल कोड ARTI1702। इसके काफी बेनिफिट्स आपको यहाँ पर नजर आएंगे। ऑब्वियसली आप सिलेबस कवर तो कर ही सकते हैं, जीएस हो, सीसैट हो, टेस्ट सीरीज हो, वो सब इसमें इन्वॉल्व है। इसी के साथ साथ डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशन, बैचेस भी मौजूद हैं और इंडिविजुअल कोर्सेज भी एडुकेटर्स के मौजूद हैं, जिन्हें आप एनरोल करके अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। चाहे आप 26 के एस्पिरेंट हो या 27, 28 को टारगेट कर रहे हो, आप कभी भी एग्जाम देने वाले हो, इस समय सब्सक्रिप्शन लेके तैयारी करना एक बहुत ही सही समय है। इस जानकारी के साथ आज के इस डिस्कशन को शुरू करते हैं। नॉर्मली जो केव्स हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, ज्यादातर जो केव्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे वो इस रीजन में, आपको हमारे भारत के इस रीजन में देखने को मिलेगी। ये जो वेस्ट वाला पार्ट है। अब इसके पीछे का कारण ज्योग्राफी भी है। ये वो रीजन है जो कि डेक्कन ट्रैप के रूप में भी देखा जाता है। जब यहाँ पर हमारा भारत जो है वो ग्रेजुअली धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ ड्रिफ्ट हो रहा था, तो ऐसा आप ज्योग्राफी में भी पढ़ते हैं कि रीयूनियन हॉटस्पॉट्स के ऊपर से जाते हुए ये वाला जो हिस्सा है, यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलता है, यहाँ पर आपको बेसिक लावा जो है, वोल्केनिक बेसिक लावा, वो फैलता हुआ देखने को मिलता है। तो पॉइंट ये है कि इस रीजन में बसाल्ट रॉक पाए जाते हैं, और बसाल्ट रॉक जो है उसमें केव्स की कटिंग बहुत अच्छे से की जा सकती है। तो इस रीजन में आपको एक तो केव इस वजह से बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे। मैं ये नहीं कहूंगी कि सिर्फ यहीं पर केव्स पाई गई है, लेकिन इस रीजन में सबसे ज्यादा केव्स आप देखते हैं बसाल्ट रॉक की मौजूदगी की वजह से। दूसरी बात जो यहाँ पे समझने वाली है, ये वो रीजन भी है जहां से बहुत सारे ट्रेडर्स एंड मर्चेंट्स व्यापार किया करते थे। नॉर्मली जो केव्स पाई गई हैं वो यहाँ पर ट्रेड रूट्स के आसपास ही पाई गई हैं, क्योंकि ये जो केव्स हैं ये बुद्धिज्म और जैनिज्म से जुड़ी हुई हैं। काफी केव्स आपको हिंदुज्म से जुड़ी हुई भी मिलेंगी। तो इन फिलॉसफीज को पैट्रोनाइज करने वाले ट्रेडर्स, मर्चेंट्स, राजा वगैरह जो थे, उन्होंने यहाँ पर इन केव्स को कट करवाया है। अब ट्रेडर्स और मर्चेंट्स नॉर्मली ट्रेड रूट से होते हुए गुजरते हैं, तो आपको यहाँ पे ज्यादातर केव्स ट्रेड रूट्स पर मिलेंगे। तो ये कुछ कारण है इन केव्स के यहाँ पर कंसेंट्रेशन के। अब हम आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं कि पीछे जो हमने केव्स पढ़ी है वो कैसी दिखती थी। हमने यहाँ पर मौर्यन पीरियड में केव्स पढ़ी थी, और वो भी जहानाबाद बिहार में। जहानाबाद बिहार में बराबर पहाड़ी है, नागार्जुन पहाड़ी है, उसमें आपको केव्स कट होती हुई दिखेंगी। वो केव्स काफी सिंपल थी। अगर मैं उनकी ग्राउंड प्लानिंग की बात करूं तो आपको इस प्रकार से एक हॉल देखने को मिलेगा, जिसका यहाँ से एंट्रेंस होगा, और यही हॉल जो है वो पीछे एक कमरे से जुड़ा हुआ है, जो कि सर्कुलर स्फेरिकल शेप में इस प्रकार से हम देखते हैं। ओवल शेप, सर्कुलर शेप, इवन कई जगहों पे तो स्क्वायर रेक्टेंगुलर शेप में भी ये वाला कमरा आप देखेंगे। तो ये बहुत ही सिंपल यहाँ पर हम शेप देख सकते हैं केव का। तो आप यहाँ अगर मैं साइड व्यू अगर बताऊं तो वो कुछ ऐसा दिखता है। यहाँ से आप एंटर हो रहे हैं, ये पूरा हॉल है, और इस हॉल से ही यहाँ पर एक और रूम जो है वो अटैच्ड है। इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर हमने मौर्यन पीरियड में देखा था, लेकिन पोस्ट मौर्यन पीरियड में यहाँ पर केव का जो डिजाइन है
उसमें परिवर्तन आ रहा है। आइए देखते हैं। मेनली 3 तरह के आर्किटेक्चरल स्टाइल्स आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। सबसे पहले एपिसिडल वोल्ट रूफ चैत्य हॉल। इंटरेस्टिंग, वोल्टेड रूफ। यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर आप ये जो केव है इसके अंदर इस तरह से खड़े हैं और ऊपर की तरफ देखोगे तो आपको ऐसे यू शेप में, वोल्टेड शेप में, इस प्रकार से शेप में रूफ देखने को मिलती है। ये वोल्टेड रूफ है। अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा ड्रॉ करके आपको समझाऊं तो ज्यादा बेहतर है मेरे हिसाब से। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो पोस्ट मॉडर्न पीरियड में केव्स बनी, उन केव्स में क्या देखा गया, उन केव्स में भी हॉल देखा गया है। ये हॉलवे है। हॉलवे जो है उसके अंत में ऐसे आपको एक स्तूप देखने को मिलेगा। मान लो आप यहां पर खड़े हैं। ये जो हॉल है इसके दोनों तरफ आप इस प्रकार से पिलर देखेंगे। हॉल के दोनों तरफ। और जैसे ही आप यहाँ पर ऊपर देखोगे तो ऊपर जो रूफ है वो इस प्रकार से वोल्टेड रूफ है। वोल्टेड रूफ आप देख रहे हैं, इस तरह से यू शेप रूफ आप देख रहे हैं। तो कुछ इस प्रकार का केव जो है वो स्ट्रक्चर आपको नजर आएगा आता हुआ। तो यहाँ हम क्या देख पा रहे हैं, यहाँ पर हम एपिसिडल रूफ देख पा रहे हैं, वोल्टेड रूफ देख पा रहे हैं। इसके एग्जाम्पल्स पिटोलखोरा, भाजा, अजंता एलोरा हर जगह देखने को मिलते हैं। कुछ ऐसी भी केव्स हैं जिसमें रूफ जो है वो वोल्टेड है लेकिन पिलर्स नहीं है। पिलरलेस हॉल आपको दिखेगा। मैं आपको एग्जाम्पल दिखाती हूँ। जैसे ये पिटलखोरा में एक एग्जाम्पल है। यहाँ पर हमें हॉल दिख रहा है, हॉल के अंत में हमें यहाँ पर स्तूप भी नजर आ रहा है, रूफ जो है वो भी वोल्टेड है, लेकिन यहाँ पर पिलर्स जो है वो गायब है। उसके बाद आपको कुछ ऐसी केव्स भी नजर आएंगी जिनका जो रूफ है वो फ्लैट है। रूफ फ्लैट तो है ही, लेकिन उस केव के अंत में एक अलग से सर्कुलर चेम्बर है जिसके अंदर आपको स्तूप नजर आएगा। तो लेट मी शो यू एन एग्जाम्पल। एक उदाहरण मैं आपको यहाँ पर दिखाती हूँ। जैसे कि ये देखिए, कोंडा वाइट या फिर महाकाली केव। ये जो केव है इसका अगर आप रूफ देखोगे तो ये बिल्कुल फ्लैट रूफ है। केव के अंत में यहाँ पर इस तरह का एक अलग से चेम्बर बना रखा है जिसके अंदर आपको यहाँ पर स्तूप दिख रहा है। ठीक है, इस प्रकार से आप यहाँ क्या देखेंगे, इस प्रकार से आप यहाँ केव देखेंगे। सो दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ केव्स जो कि पोस्ट मॉडर्न पीरियड में देखी जा सकती है, अलग अलग शेप्स में, अलग अलग साइजेस में। ऑब्वियसली इन केव्स को चैत्य के रूप में यानी कि वर्शिप प्लेस के रूप में और विहार यानी रेसिडेंशियल एरिया के रूप में बुद्धिस्ट मॉन्क्स के द्वारा, नन्स के द्वारा, जैन मॉन्क्स नन्स के द्वारा, जीविकास के द्वारा इस्तेमाल किया गया है। इनमें काफी सारी केव्स ऐसी भी हैं जो कि आपको हिंदुज्म से जुड़ी हुई देखने को मिलेगी। शैवाइट है, वैष्णवाइट केव्स भी हैं, क्योंकि पोस्ट मॉडर्न पीरियड में पर्टिकुलरली गुप्तास के समय में यहाँ पर हमें हिंदुज्म जो है वो फ्लरिश होता हुआ दिखता है। अब ये एक बेसिक आइडिया हमने ले लिया है। नाउ हम एग्जाम्पल्स देखेंगे। याद रखिए एग्जाम्पल्स में, स्लाइड में वैसे तो बहुत सारी महत्वपूर्ण, बहुत सारी इंफॉर्मेशन होगी, लेकिन उसमें से जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है आप सिर्फ वही नोट डाउन कीजिए, वो मैं आपको अकॉर्डिंगली बताती हुई चलूंगी। सो लेट्स सी सम एग्जाम्पल्स। कुछ उदाहरण जो है वो यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले हमारा यहाँ जो एग्जाम्पल हमें दिख रहा है वो है पिठलखोरा। एंड याद रखिएगा मेजरली ये केव्स जो है वो महाराष्ट्र वाले रीजन में ही। तो पिठलखोरा केव्स आप यहाँ पाएंगे। ये जो पिठलखोरा केव्स हैं इसका जिक्र टॉलमी ने भी किया है। टॉलमी जैसे ट्रैवलर्स भारत में आपको दिखेंगे और उन्होंने यहाँ पर अपनी किताबों में जहां जहां उन्होंने विजिट किया वहां वहां के बारे में उन्होंने लिखा। तो कहते हैं टॉलमी ने अपनी किताब में पेट्रीगाला वर्ड जो केव्स के लिए यूज किया है वो कोई और नहीं, वो पिठलखोरा केव्स ही है। ये जो केव्स है, इन केव्स को आप क्लियरली यहाँ पे देख सकते हैं कैसे पिलर्स वाली केव है, वोल्टेड रूफ है, अंत में आपको इस हॉल के स्तूप जो है वो भी देखने को मिल जाएगा। ऐसा आप मानिए। इन केव्स के अंदर गजलक्ष्मी
गजलक्ष्मी जो है उनका स्कल्पचर भी पाया गया है। कई जगहों पर आपको इन केव्स में इस प्रकार के डिप्रेशंस जो है वो खोदे हुए नजर आएंगे, जिसमें पानी भर जाए और उस पानी का इस्तेमाल किया जा सके। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम जो है वो भी आपको इन केव्स में दिखेगा। ये है पिठलखोरा। अगला उदाहरण है कोंडावाइट केव, सॉरी कोंडाना केव। ये बुद्धिस्ट केव्स हैं। अगेन मैंने जैसे आपको कहा सिर्फ कुछ महत्वपूर्ण जानकारी ही याद रखें। जैसे मैंने आपको कहा इन केव्स की कटिंग जो है उनमें पैट्रनाइज किया जाता था, रूलर्स पैट्रनाइज करते थे। अक्सर ट्रेडर्स और मर्चेंट्स जो हैं वो भी यहाँ पर क्या करते थे, वो भी यहाँ पर इनको पैट्रनाइज करते हुए आपको दिखेंगे। तो आप यहाँ क्या पाएंगे, जिन्होंने इन केव्स की कटिंग को पैट्रनाइज किया उनके नाम इनकी वॉल्स पर आपको देखने को मिलेंगे खुदे हुए। तो ऐसे कुछ इंस्क्रिप्शंस जो है वो आप देखोगे जिसमें डोनर्स की इंफॉर्मेशन नजर आती है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है भाजा केव्स। लगभग 22 केव्स हैं ये केव्स भी महाराष्ट्र में ही है और ये हीनयान बुद्धिज्म से जुड़ा होती है। कोई भी केव जो है वो यहाँ पर महायानी केव है या हीनयानी केव है, इसका पता आप कैसे लगा सकते हैं। वी ऑल नो कि महायान बुद्धिज्म में गौतम बुद्ध जो है उनको यहाँ पर एक स्पिरिचुअल लीडर की बजाय कैसे देखा गया है, भगवान के रूप में देखा गया है। तो उनकी मूर्तियां जो है महायान बुद्धिज्म में बनाई जाती हैं और उनकी पूजा भी की जाती है। तो किसी भी केव में अगर आपको गौतम बुद्ध की मूर्तियां नजर आ रही हैं, स्कल्पचर्स देखने को मिल रहे हैं, मतलब वो जो केव है वो महायानी केव है। अदरवाइज अगर आपको सिर्फ गौतम बुद्ध से जुड़े हुए सिंबल्स नजर आ रहे हैं, स्तूप वगैरह दिख रहे हैं, तो वो जो केव है वो हीनयानी केव है। यहाँ पर भाजा केव जो आप देख सकते हैं ये हीनयानी केव है और डेक्कन में रूल करने वाले जो सातवाहनास थे उनके अंडर इन केव्स को कट किया गया था। ऑब्वियसली बहुत से ट्रेडर्स और मर्चेंट्स जो है उन्होंने भी इन केव्स की कटिंग को पैटर्नाइज किया है। अगर आप इस पिक्चर में ये सोच रहे हो कि ये इस तरह के ये सेल्स क्या हैं, तो दीज आर बेसिकली बेडरूम्स। यानी कि इस पर्टिकुलर केव, ये जो मेन केव है, इसका इस्तेमाल चैत्य के रूप में किया गया है, स्तूप के आगे बैठकर वर्शिप करना। और ये जो आप यहाँ पर सेल्स देख रहे हैं ये बेसिकली बेडरूम्स हैं जिनको विहार के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा था, रहने के लिए, सोने के लिए। तो ऐसे करके आप यहाँ पे ये पूरा का पूरा कंस्ट्रक्शन देखेंगे। ये कुछ और पिक्चर्स हैं भाजा केव की। आप यहाँ पे भीतर इसके पिलर्स देख सकते हैं, आप यहाँ पर वोल्टेड रूफ देख सकते हैं, आप हॉल के अंत में एक स्तूप जो है वो भी देख सकते हैं। अक्सर इन पिलर्स के ऊपर यहाँ पर डोनर्स के नाम जो है वो इंस्क्राइब्ड होते हैं। नेक्स्ट इज कार्ले केव्स। कार्ले केव्स जो है ये भी सातवाहंस के समय की ही है, ये भी आपको महाराष्ट्र में ही देखने को मिलेंगी। कार्ले केव्स में केव नंबर 8 जो है वो भारत की सबसे बड़ी केव बताई जाती है और उसकी पिक्चर आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं। सिमिलर सा स्ट्रक्चर, सिमिलर सा डिजाइन यहाँ पर देखा जा सकता है। यहाँ पर हम हॉल देख पा रहे हैं, हॉल के अंत में हमें यहाँ पर स्तूप नजर आ रहा है, दोनों तरफ हम पिलर्स देख सकते हैं और हम यहाँ पर वोल्टेड रूफ जो है वो भी देख सकते हैं। ठीक है, तो ये है कार्ले केव्स। कार्ले केव्स जो है उसके अंदर और उसके बाहर आपको इस प्रकार के स्कल्पचर्स नजर आएंगे। ये जो स्कल्पचर्स आप यहाँ पर देख रहे हैं ये मिथुन स्कल्पचर्स हैं, लेकिन वहीं यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे तो आपको गौतम बुद्ध नजर आएंगे जो कि वितर्क मुद्रा में देखे जा सकते हैं। बल्कि वितर्क मुद्रा नहीं होगी, ये एक हाथ जो है वो यहाँ पर टूटा हुआ दिख सकता है, तो वो कुछ इस प्रकार से होगी। तो ये जो मुद्रा है इसको धर्म चक्र मुद्रा कहते हैं। तो ऑब्वियसली अगर यहाँ पर गौतम बुद्ध का स्कल्पचर हमें नजर आ रहा है तो सीधी सी बात है कि ये पर्टिकुलर स्कल्पचर जो है इसके प्रेजेंस से हमें समझ आता है कि कार्ले केव्स यहाँ पर महायानी केव्स है। ठीक है, महायानी केव्स के रूप में हम यहाँ पर इन्हें देख सकते हैं। ये कुछ और स्कल्पचर्स एंड जस्ट सी दिस, देखिए यहाँ पे जैसे मैंने आपको कहा भी था कि इन पिलर्स के ऊपर अक्सर डोनर्स के नाम होते हैं, तो आप यहाँ पर इंस्क्रिप्शन देख भी सकते हो। ब्राह्मी स्क्रिप्ट जो है उसमें यहाँ पर इंस्क्रिप्शंस इंस्क्राइब्ड है। अगली बारी आती है कन्हेरी केव्स की। इंटरेस्टिंगली 109 केव्स हैं ये। आप सभी ने महाराष्ट्र में संजय गांधी नेशनल पार्क के बारे में सुना होगा। संजय गांधी नेशनल पार्क के अंदर ये कन्हेरी केव्स पाई गई हैं। इनमें भी आपको क्या दिखेगा, महायान बुद्धिज्म का प्रभाव देखने को मिलेगा। ये केव्स भी सातवाहंस के समय की है
पर्टिकुलरली अगर देखा जाए तो सातवाहन डायनेस्टी के राजा गौतमीपुत्र सतकर्णी के समय में इन केव्स को कट किया गया था। इन केव्स के अंदर भी आपको यहाँ पर ये जो गुफाएं हैं, ये जो पहाड़ी है, इनमें इस प्रकार के ऐसे करके डिप्रेशन जो है वो क्रिएट किए गए हैं, जिनको हम पौड़ी कहते हैं, जिसमें बारिश का पानी इकट्ठा होता है और उसके बाद उस पानी का इस्तेमाल केव्स में रहने वाले मॉन्क्स एंड नन्स किया करते थे। ये जो केव है, इस ये मेन केव है बेसिकली। सेम स्ट्रक्चर है, सेम स्टाइल है जो अभी तक हम देखते आ रहे हैं। इस पर्टिकुलर केव के जैसे ही आप बाहर आते हो और बाहर आके आप लेफ्ट और राइट साइड देखते हो तो आपको यहाँ पर गौतम बुद्ध का एक बहुत बड़ा स्कल्पचर देखने को मिलता है, लगभग 22 फीट। और इसके बारे में हेन जांग, जो कि एक बुद्धिस्ट ट्रैवलर था, चाइना से आया था, उसने भी जिक्र किया है। तो 22 फीट का ये स्कल्पचर हम यहाँ देख पा रहे हैं। और इसमें आपका एक छोटा सा होमवर्क है, आपको बताना है कि गौतम बुद्ध जो है वो एक मुद्रा में दिखाए गए हैं। ठीक है, ये जो हाथ है उनका, ये तो इस कपड़े को पकड़े हुए है, लेकिन ये कौन सी मुद्रा है जिसमें गौतम बुद्ध को दर्शाया गया है और इस मुद्रा का क्या मतलब होता है, वो भी आप कमेंट सेक्शन में बताएं। तो अगर कन्हेरी केव में गौतम बुद्ध के इस तरह के स्कल्पचर्स पाए जा रहे हैं तो इट इज वेरी क्लियर कि ये जो केव है ये भी महायानी केव है। अगला उदाहरण है नासिक केव्स। नासिक केव्स को हम पांडव लेनी केव भी कहते हैं। यहाँ पे लेनी वर्ड जो आप देख रहे हो ना, इस लेनी शब्द का मतलब ही होता है गुफा या फिर केव। सो लगभग टोटल 24 केव्स हैं और ये पांडव लेनी केव्स भी सातवाहन पीरियड से ही जुड़ाव रखती है, बल्कि सातवाहन डायनेस्टी के राजा यहाँ पर कृष्णा जो है उनके समय में इनको कार्व किया गया। इन पांडव लेनी केव्स की खास बात क्या है? आप सबने यहाँ पे सातवाहन डायनेस्टी के एक बहुत ही ताकतवर राजा गौतमी पुत्र सतकर्णी के बारे में सुना होगा। उनकी जो माताजी थी गौतमी बालाश्री, उन्होंने अपने बेटे यानी गौतमी पुत्र सतकर्णी की तारीफ में एक इंस्क्रिप्शन लिखा है, जो कि हिस्टोरियंस के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स बनता है सातवाहन डायनेस्टी के राजाओं के बारे में जानने के लिए। वो पर्टिकुलर इंस्क्रिप्शन इन्हीं नासिक केव्स के अंदर है, पांडव लेनी केव्स के अंदर है। तो ये पांडव लेनी केव जो है ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है हमारे लिए। प्रश्न ये कि इनको पांडव लेनी क्यों कह रहे हैं? पांडव वर्ड क्या महाभारत वाला कनेक्शन है? नहीं, एक्चुअल में पांडव शब्द जो है वो पुंडरू से आया है और ये पुंडरू वर्ड का मतलब होता है येलो कलर। पाली में पुंडरू शब्द का मतलब होता है येलो कलर। तो इस केव के ऊपर अगर आप थोड़ा सा आप ध्यान दोगे तो थोड़ा सा येलो ऑकर कलर यहाँ थोड़ा थोड़ा नजर आ रहा है, थोड़ा उस प्रकार का शेड जो है हम यहाँ पर देख सकते हैं, जिसकी वजह से इनको पांडव लेनी कहा जाता है। वैसे ये नासिक केव के नाम से भी पॉपुलर है। पांडव लेनी केव वैसे तो बुद्धिस्ट केव है, लेकिन इसी केव की सीरीज में पांडव लेनी केव्स में जो केव नंबर 11 है वो एक जैन केव है। ठीक है, 24 केव्स में से एक केव जो केव नंबर 11 है वो जैन केव के रूप में आप देखोगे। इसमें आपको यहाँ पे क्या नजर आ रहा है? इसमें आपको यहाँ पर जैन तीर्थंकर्स जो है उनके स्कल्पचर्स देखने को मिल रहे हैं स्टैंडिंग पोजीशन में, क्योत सर्ग मुद्रा में। तो ये पांडव लेनी केव में केव नंबर 11 जैन केव के रूप में आप देखेंगे। हम आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट एग्जांपल इज बेडसा केव। ये भी बुद्धिस्ट केव है, ये भी महाराष्ट्र में है। ये जो केव्स हैं ये भी यहाँ पे सातवाहन के समय में ही कट की गई है। इन केव्स में भी आपको यहाँ पर सिमिलर पैटर्न जो है, सिमिलर डिजाइन जो है वो देखने को मिलेगा। अगेन हॉल, साइड में पिलर्स हैं और यहाँ वोल्टेड रूफ भी देखी जा सकती है। जब आप इस केव के बाहर आते हो तो आपको इस प्रकार के बड़े पिलर्स देखने को मिलेंगे और उसके ऊपर इस प्रकार के स्कल्पचर्स जो है वो भी देखने को मिलेंगे। बेडसा केव की एक इंटरेस्टिंग बात है, बेडसा केव्स में एक पर्टिकुलर केव ऐसी है जो पूरी तरह से एज अ विहार ही बनाई गई है। लेट मी शो यू एन एग्जाम्पल। ये देखिए, ये है केव नंबर 11। ये केव नंबर 11 पूर्ण रूप से एक विहार ही है। इसमें सारी के सारी ये जो सेल्स हैं ये एक्चुअल में क्या है? बेडरूम्स हैं। ये देखिए, ये बेडरूम्स हैं। इस प्रकार से इन्हें तैयार किया गया है। तो ये है केव नंबर 11। केव नंबर 11 इट इज मतलब डेडिकेटेडली वो विहार ही है, वो रहने के स्थान के रूप में ही बनाई गई है वो केव। राइट, ऐसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो कोंडावाइट या महाकाली केव आती है। थोड़ी देर पहले भी हमने डिस्कस किया था, ये बुद्धिस्ट केव है। इन केव्स की जो रूफ है वो फ्लैट है।
ऑब्वियसली आगे आपको हॉल देखने को मिलेगा, लेकिन हॉल के अंत में इस प्रकार का सर्कुलर चेंबर है अलग से, जिसके अंदर आपको स्तूप नजर आता है। तो ये कोंडावाइट या महाकाली केव है, बुद्धिस्ट केव है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो हमें गणेश लेनी देखने को मिलती है। वैसे गणेश लेनी 30 केव्स का एक पूरा ग्रुप है। ये थी तो बुद्धिस्ट केव, लेकिन बाद में चलकर इन केव्स के अंदर भगवान गणेश जो है उनकी वर्शिप स्टार्ट हो गई, जिसकी वजह से इनको गणेश लेनी के नाम से जाना जाने लगा। इन्हें जुन्नार या फिर लेन्याद्री केव्स के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट इज नानी घाट। सातवाहन डायनेस्टी के एक राजा थे श्री सतकर्णी। उनकी जो वाइफ थी, उनकी जो क्वीन थी, क्वीन नैनिका, उन्होंने अपने हस्बैंड की तारीफ में एक इंस्क्रिप्शन इंस्क्राइब किया है। और ये जो इंस्क्रिप्शन है ये नाने घाट केव्स में पाया गया है। नाने घाट इंस्क्रिप्शन के रूप में ये वन ऑफ द लिटरेरी सोर्सेस के तौर पे यूज किया जाता है हिस्टोरियंस के द्वारा श्री सतकर्णी के पीरियड को पढ़ने के लिए। सो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग इंस्क्रिप्शन। ये आप पूरी की पूरी वॉल के ऊपर इंस्क्राइब देख सकते हो। यहाँ पर ब्राह्मी स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करके ये पूरा का पूरा इंस्क्रिप्शन लिखा गया है, ऑब्वियसली श्री सतकर्णी की तारीफ में लिखा गया है। अब हम महाराष्ट्र में हैं तो सबसे महत्वपूर्ण जो केव यहाँ पर है सभी एग्जाम्पल्स में, उसको ना पढ़े तो ऐसा नहीं हो सकता। बचपन से हम यहाँ पे क्या करते आ रहे हैं, बचपन से जब भी यहाँ पर आर्ट कल्चर की बात होती है, आर्ट कल्चर हिस्ट्री की बात होती है, तो हमेशा हम बोलते हैं अजंता एलोरा की गुफाएं। जैसे एडुकेशन के मामले में हम कहते हैं कि शिला नालंदा जैसा इतिहास है हमारा, तो उसी तरह से आर्ट एंड कल्चर में अजंता एलोरा की गुफाओं का बड़ा जिक्र होता है। तो अजंता अजंता औरंगाबाद के पास आपको महाराष्ट्र में केव्स देखने को मिलेंगी। दीज आर टोटल 29 बुद्धिस्ट केव्स। अब ये जो केव है ये आप यहाँ पर सीरीज में देख सकते हो। इस पूरी की पूरी पिक्चर में यहाँ पर सीरीज में ये पूरी केव जो है वो हमें नजर आ रही है ऐसे। अगर आप इस केव जो है उसके शेप को देखोगे तो आप देख पा रहे होंगे कि ये ऐसे घूम रही है इस तरह से। एक्चुअल में ये हॉर्स ट्रू शेप में है, इस तरह से है ये केव। और इस केव के ठीक साइड में एक वाटरफॉल भी बहती है। एक वाटरफॉल भी आपको देखने को मिलेगा जिसको हम सप्तकुंड वाटरफॉल कहते हैं। वाटरफॉल एक नदी बनाती है, तो ये नदी कौन सी है जो कि ये वाटरफॉल बना रही है? ये नदी है वघोरा नदी है। तो वघोरा नदी के पास यहाँ पर आपको ये पूरी केव्स देखने को मिलेंगे। अजंता केव्स जो हैं ये भी सातवाहंस के द्वारा पैट्रोनाइज की गई, बल्कि सातवाहंस के बाद वकटक्स जो है उन्होंने भी इन केव्स की कटिंग को पैट्रोनाइज किया है, डोनेशन दिया है। वकटक डायनेस्टी के एक राजा होते थे, राजा हरिसेन। कहते हैं ही वॉज वन ऑफ द लास्ट इंपॉर्टेंट रूलर्स जिन्होंने अजंता केव्स को पैट्रोनाइज किया। ये तक कहते हैं कि राजा हरिसेन जो वकटक डायनेस्टी के रूलर थे, उनकी डेथ के बाद इन केव्स की कटिंग जो थी वो बहुत हद तक रुक गई थी क्योंकि डोनेशन नहीं आ रहा था। अजंता केव्स जो है वो पॉपुलर क्यों है? अजंता केव्स बुद्धिस्ट केव्स हैं। इनमें से कुछ चैत्य के रूप में इस्तेमाल की गई हैं, कुछ विहार के रूप में इस्तेमाल की गई हैं, कुछ हीनयानी केव हैं, कुछ महायानी केव हैं। इन केव्स के अंदर आपको बुद्धिज्म से जुड़े हुए स्कल्पचर्स तो देखने को मिलेंगे ही, बल्कि आपको इन केव्स के अंदर म्यूरल पेंटिंग्स भी नजर आएंगी, जैसे आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये जो केव है ये केव का सीलिंग है और ये केव की वॉल आप देख सकते हैं। सीलिंग के ऊपर आप यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत पैटर्न देख सकते हैं। इसमें लोटस फ्लावर आपको बहुत ज्यादा नजर आएगा क्योंकि वो गौतम बुद्ध के जन्म का सिंबल होता है। वॉल्स के ऊपर जो आप यहाँ पर पेंटिंग देख रहे हैं ये नॉर्मली जातक कथाओं से इंस्पायर्ड है। गौतम बुद्ध के प्रीवियस जन्म से जुड़ी हुई जो स्टोरीज हैं जिनको हम जातक कथाएं कहते हैं, ये सारी पेंटिंग्स उनसे इंस्पायर्ड है। तो आपको म्यूरल पेंटिंग्स मिलेंगी। म्यूरल वर्ड का मतलब होता है वॉल, तो वॉल के ऊपर आपको यहाँ पर पेंटिंग्स देखने को मिलेंगी। ये कुछ और उदाहरण अगेन आप यहाँ देख सकते हो। सीलिंग के ऊपर भी पेंटिंग की गई है और वॉल्स के ऊपर भी आप पेंटिंग देख सकते हैं। इस पर्टिकुलर पेंटिंग में जो कि केव नंबर 1 से है, आप यहाँ पे बोधिसत्व पद्म पानी की पेंटिंग भी देख पा रहे हैं। अजंता केव में केव नंबर 26 काफी इंपॉर्टेंट केव है। इस केव के अंदर आपको यहाँ पे गौतम बुद्ध का एक बहुत ही बड़ा स्कल्पचर देखने को मिलेगा।
जो कि कुछ ऐसा दिखता है। अब इस स्कल्पचर में अगर आप देखोगे तो आपको लगेगा कि गौतम बुद्ध यहाँ पर सोते हुए दिखाए गए हैं, लेकिन एक्चुअल में वो इसमें मृत दिखाए गए हैं। यानी कि ये पर्टिकुलर स्कल्पचर जो है ये महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे गौतम बुद्ध से जुड़ी हुई स्टोरी क्या है? स्टोरी ये है कि उनको फूड पॉइजनिंग हुई, उन्हें ये समझ आ गया था एट द एज ऑफ 80 कि अब उनकी मृत्यु होने वाली है, इसीलिए वो शांति से लेट गए अपने सभी स्टूडेंट्स के पास। तो आप यहाँ ध्यान से देखोगे तो इनके आसपास इस तरह के इनके स्टूडेंट्स जो हैं, डिसाइपल्स वगैरह जो हैं, वो भी दिखाए गए हैं जो रोते बिलखते दिखाए गए हैं। तो यहाँ पर गौतम बुद्ध इस मुद्रा में, यहाँ पर शयन मुद्रा में, जो कि इनके मृत शरीर को दर्शा रही है, केव नंबर 26 में दर्शाए गए हैं। और इसको हम महापरिनिर्वाण स्कल्पचर कहते हैं, क्योंकि महापरिनिर्वाण का मतलब होता है फाइनल ब्लो ऑफ, यानी कि मृत्यु। तो केव नंबर 26, केव नंबर 26 में इवन यहाँ पर गौतम बुद्ध का ये भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्कल्पचर है। इस स्कल्पचर में आप यहाँ पर उनका एक हाथ जो है वो ध्यान मुद्रा में देख सकते हैं, तो दूसरा हाथ जो है वो यहाँ पर पृथ्वी को टच करते हुए दिखाया गया है। इसे भूमि स्पर्श मुद्रा के नाम से भी जाना जाता है। तो भूमि को स्पर्श करते हुए गौतम बुद्ध देखे जा सकते हैं। भूमि को स्पर्श करके ये भूमि को ये कह रहे हैं कि हे भूमि, तुम ही इस बात की साक्षी हो कि कैसे हर तरफ इग्नोरेंस जो है वो मुझे टेम्प्ट करने की कोशिश कर रही है, मेरे ध्यान को भटकाने की कोशिश कर रही है, बट उसके बावजूद भी मैं यहाँ पर उन सारी चीजों को हटा के अपने ध्यान को केंद्रित करके अपनी दिशा में चल रहा हूँ, निर्वाण की तरफ चल रहा हूँ। यहाँ पर बुद्धिज्म जो है ना, उसमें हर तरफ जो माया है, इग्नोरेंस है, उसको मारा नाम के राक्षस के रूप में देखा जाता है। तो यहाँ पे गौतम बुद्ध इस मुद्रा से ये दर्शा रहे हैं कि जब मैं इस मारा नाम के राक्षस को हरा रहा था, मतलब मैं बेसिकली इग्नोरेंस को अपने ऊपर हावी नहीं होने दे रहा था, तो उस समय उस इवेंट को विटनेस करने के लिए कोई नहीं था। लेकिन ये जो भूमि है, ये जिसके ऊपर मैं बैठा हूं, ये इस बात की साक्षी है कि मैंने ऐसा किया। तो केव नंबर 26 काफी इंपॉर्टेंट केव है अजंता। अजंता से थोड़ा सा जब हम आगे जाते हैं, लगभग हम जब एमपी की तरफ जाते हैं, तो वहां पर बाघानी नदी के पास आपको बाघ केव देखने को मिलेंगे। ओरिजिनली ये जो केव है ये 9 थी, लेकिन उनमें से अब सिर्फ 5 बची हैं। ये जो केव्स हैं ये भी यहाँ पर अपनी म्यूरल पेंटिंग्स के लिए काफी ज्यादा जानी जाती है। इंडियन पेंटिंग्स का जब हम टॉपिक कवर करेंगे तो वहां पर मैं आपको इसके बारे में और जानकारी दूंगी। इसी दिशा में महाराष्ट्र में एक और केव की तरफ हम बढ़ेंगे, जो कि एक आइलैंड के ऊपर है। इस आइलैंड का नाम एलिफेंटा आइलैंड, एक आइलैंड जिसमें यहाँ पर ये केव पाई जा रही थी। ये आइलैंड बहुत अलग थलग था, यहाँ पर मुंबई शहर से काफी दूर समुद्र के बीचों बीच। तो एक बार पुर्तगाली जो है वो इसी तरह से समुद्र में नेविगेट कर रहे थे और वो इस आइलैंड पे पहुंच गए। इस आइलैंड पे पहुंचने पर जैसे ही वो यहाँ पर इस पर चढ़े, उन्हें एक हाथी का स्कल्पचर देखने को मिला, और जैसे ही वो दिखा उसी से उन्होंने इस पूरे आइलैंड का नाम एलिफेंटा आइलैंड रख दिया। और इसमें पाई जाने वाली जो केव्स थी उनको एलिफेंटा केव्स कहा गया। हालांकि इन एलिफेंटा केव्स को घारपुरी केव्स भी कहा जाता है। लोकली इनको घारपुरी केव्स के नाम से जाना जाता है। ये काफी बाद की हैं, यानी कि राष्ट्रकूटास जो है, कालचुरीज जो यहाँ पर 5th-6th सेंचुरी में रूल किया करते थे, उस समय की केव्स हैं। ये ना बुद्धिस्ट है ना जैन है, ये यहाँ पर शैवाइट केव्स हैं। ये शिव जी को डेडिकेटेड केव्स है। यहाँ पर जो पिक्चर आप फिलहाल स्क्रीन पर देख रहे हैं ये है केव नंबर 1, और केव नंबर 1 में बहुत सारे स्कल्पचर्स आपको शिव जी से जुड़े हुए देखने को मिलेंगे, लेकिन उसमें ये पर्टिकुलर स्कल्पचर काफी महत्वपूर्ण है, जिसमें 3 फेसेस दिखाए गए हैं। शिव जी जो है उनको यहाँ पर क्रिएटर, प्रिजर्वर, डिस्ट्रॉयर के रूप में दिखाया गया है। ये इसको महेश मूर्ति भी बोलते हैं। इसके अलावा यहाँ पर दूसरी साइड में अगर आप देखेंगे तो शिव जी से जुड़े हुए स्कल्पचर्स हैं, जैसे कि इस पर्टिकुलर महेश मूर्ति के अगर आप यहाँ देखेंगे राइट साइड में, तो आप यहाँ अर्धनारीश्वर के रूप में शिव जी को देख सकते हैं। आधे नर और आधी नारी के रूप में यहाँ पर लॉर्ड शिव को दर्शाया गया है।
दूसरी तरफ अगर आप जाओगे तो नटराज के रूप में, यानी कि नृत्य करते हुए वो देखे जा सकते हैं। माहेश मूर्ति के बिल्कुल सामने यहाँ पर एक ये स्कल्पचर भी है जिसमें रावण जो है वो कैलाश पर्वत को ही उठा के जाते हुए दिखाए जा रहे हैं। लेकिन अगर आप इन स्कल्पचर पे फोकस करोगे, महेश मूर्ति के स्कल्पचर के अलावा जो मूर्तियां हैं वो सब टूटी हुई हैं, क्योंकि इनके ऊपर पोर्तुगीज ने अटैक किए हैं। महेश मूर्ति का जो स्कल्पचर था उसके ऊपर टूटा फूटा वुडन गेट था जिसको पोर्तुगीज ने कभी खोलने की कोशिश नहीं की, लेकिन उसके आसपास दूसरे जो स्कल्पचर्स थे उनके ऊपर शूटिंग प्रैक्टिस की, जिसकी वजह से उन स्कल्पचर्स की ये हालत हो गई। इसी दिशा में आगे चलते हुए अब हम चलेंगे एलोरा की तरफ, एलोरा की गुफाओं की तरफ। एलोरा की जो केव्स हैं वो भी अजंता से थोड़ा दूर है, औरंगाबाद रीजन में ही है, लेकिन थोड़ा आपको दूर देखने को मिलेगी। इनको हम वेरुल लेनी के नाम से भी जानते हैं लोकली। एलोरा की जो केव्स हैं ये भी आप यहाँ पे राष्ट्रकूटास कालचुरीस के समय में ही कटती हुई देखेंगे। ये केव्स अभी तक जो केव्स हमने देखी उससे अलग कैसे हैं, अजंता से अलग कैसे हैं? अजंता केव्स पूरी तरह से बुद्धिस्ट हैं, जबकि एलोरा केव्स जो हैं उसमें आपको बुद्धिस्ट केव्स भी मिलेंगी, जैन केव्स भी मिलेंगी और हिंदू केव्स भी मिलेंगी। देयर आर टोटल 34 केव्स और इसमें 17 हिंदू केव्स हैं, 12 बुद्धिस्ट केव्स हैं और 5 जैन केव्स भी हैं। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये जैन केव्स हैं, यहाँ पर आपको हिंदू केव्स दिख रही हैं, यहाँ थोड़ा नीचे जब जाएंगे तो वहां पर आपको बुद्धिस्ट केव्स दिखेंगे। इस तरह से एलोरा केव्स जो है वो अलग अलग फेथ्स को दर्शा रहा है। एलोरा केव में सबसे महत्वपूर्ण जो केव आप यहाँ पाएंगे वो है केव नंबर 16, क्योंकि केव नंबर 16 जो है उसमें काटा गया है कैलाशनाथ टेम्पल, कैलाशनाथ मंदिर। रॉक कट टेम्पल है, राष्ट्रकूटास के समय में काटा गया है, कृष्णादि थर्ड के समय में आपको यहाँ पर ये कटता हुआ नजर आएगा। अब आपको मुझे बताना है कि ये कृष्णादि थर्ड इंफॉर्मेशन जो मैंने दी है वो सही है या नहीं, कमेंट सेक्शन में। तो कैलाशनाथ टेम्पल, रॉक कट टेम्पल, मैं आपको इसकी पिक्चर दिखाना चाहूंगी। ये केव कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगी। ये पूरा जो केव है कैलाशनाथ टेम्पल, ये ऑब्वियसली मोनोलिथिक है, लॉर्ड शिव को डेडिकेटेड है और ये रॉक कट है, इसमें कहीं पर भी कोई जॉइंट नहीं है। इंटरेस्टिंगली इस पूरे के पूरे टेम्पल को ऊपर से नीचे तरफ काटा गया है, ऊपर से नीचे की ओर इस दिशा में कट किया गया है। तो कैलाशनाथ टेम्पल वेरी इंपॉर्टेंट, केव नंबर 16 जो आप यहाँ देखें, एलोरा, वेरुल लेनी भी कह सकते हैं। इसी तरह से इसमें बुद्धिस्ट केव्स हैं और बुद्धिस्ट केव्स जो हैं वो महायानी केव्स के रूप में आप देखेंगे और इसी प्रकार से जैन केव्स भी मौजूद हैं। तो ये कुछ उदाहरण थे केव आर्किटेक्चर के, थोड़ा सा वेस्ट और सेंट्रल इंडिया में। अगर आप थोड़ा सा ईस्ट की तरफ जाते हैं, जैसे कि अगर आप उड़ीसा की तरफ जाते हैं तो वहां पर भी आपको उदयगिरी और खंडगिरी केव्स देखने को मिलेंगे। उदयगिरी और खंडगिरी केव्स, ये यहाँ पर उड़ीसा के एक राजा आपको यहाँ देखने को मिलेंगे जिनका नाम है खारवेला, उनके अंडर कट की गई थी। इन केव्स को जैन मॉन्क्स एंड नन्स को दान किया गया था। उदयगिरी केव्स 18 हैं, जबकि खंडगिरी केव्स आपको 15 देखने को मिलेंगे। यहाँ पर उदयगिरी केव्स जो है उनमें एक काफी महत्वपूर्ण केव है और वो है हाथी गुफा, जबकि रानी गुफा जो आप इस पिक्चर में देख रहे हो ये यहाँ पे सबसे बड़ी केव है उदयगिरी में। हाथी गुफा की अगर हम बात करते हैं तो हाथी गुफा क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उस गुफा के अंदर एक इंस्क्रिप्शन पाया गया है जिसमें खारवेला का जिक्र मिलता है, खारवेला की तारीफ हमें देखने को मिलती है। उसी तरह से यहाँ पर ये जो केव आप देख रहे हो ये है बाघ गुफा, इसका थोड़ा सा डिजाइन स्ट्रक्चर जो है, कटिंग जो है वो भी बाघ शेर जैसी दिखाने की कोशिश की गई है। ऐसे ही खंडगिरी में भी आपको कुछ केस मिलेंगे जैसे नवमुनि, अंबिका, त्रिशूला गुफा, ये गुफाएं हैं। ये सारी की सारी जो केव्स आप देख पाए ये सब जैनिज्म से जुड़ी हुई केव्स हैं। खारवेला नाम के जो राजा थे, कलिंग के राजा, उनके समय में कट की गई है, लेकिन ईस्ट साइड है, उड़ीसा वाले रीजन में दिखती हैं।
तो वेस्ट में मेजॉरिटी ऑफ केव्स हैं, लेकिन भारत के दूसरे हिस्सों में भी केव्स पाई जा सकती हैं और ये पोस्ट मौर्यन पीरियड में डेवलप। इसी के साथ इस छोटे से एपिसोड को यहाँ पर कंप्लीट करते हैं। आपने यहाँ पर आज के इस सेशन में क्या क्या इनपुट्स लिए वो आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं। एंड जाते जाते एक बार फिर से मैं आपको जानकारी दे दूं कि अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन ऑफर जो फिलहाल चल रहा है, कल उसका आखिरी दिन है। इस सब्सक्रिप्शन ऑफर के अंडर सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आप यहाँ पे रेफरल कोड ARTI1702 यूज कर सकते हैं और आपकी अनअकैडमी की जर्नी एंड अपनी यूपीएससी प्रिपरेशन की जो जर्नी है उसको स्टार्ट कर सकते हैं। सो टेक केयर एवरीवन, थैंक यू सो मच।